जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ का ये सीरीज़ है। ये बेसिकली भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, ठीक है। ये इसका 9वां वीडियो है। इसके पहले आठ वीडियो जो है मैंने अपलोड किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्रम वाइज देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो PDF में है, जीएस दृष्टि घटना चक्र जीएस दृष्टि का ये PDF है, बुक है ये पूरी, ठीक है। उसमें जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी मैं बहुत सारी जानकारियाँ आपको देता हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक। तो उसको आप ज़रूर नोट कर लिया करिए। अगर ऐसी कोई जानकारी आपको लगती है तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये PCS प्री के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, RO री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, BPSC जूनियर असिस्टेंट VPO जो भी परीक्षा है, जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं जहाँ पर जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वालिटी अगर आ रही है तो समझिए कि आपको ये वीडियो बहुत ही जो है वो हेल्प करेगा। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए आप लोग, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो है वो सब देख लेंगे, तभी आपको ये कंटिन्यूएशन में समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखेंगे तो भी आप इसको देख लीजिए, ठीक है। 1.5 की स्पीड से देख लीजिएगा इसको, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित भौगोलिक क्षेत्र है कोई, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। याद रखिएगा, किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछता है। 70वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा ये दिल्ली और पुदुचेरी को जो है उसमें निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था, ठीक। राष्ट्रपति के पद का रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? तो 6 माह के अंदर ये भर दिया जाना चाहिए, यानी कि चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद पर कार्यभार संभालेगा कौन? संभालेगा तो भाई उपराष्ट्रपति संभालेंगे, ये याद रखिएगा। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा? तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश CGI जो हैं वो संभालेंगे। और एक बार ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन थे वो चीफ जस्टिस, ठीक है। कमेंट करिए आप लोग। परीक्षा उपयोगी दृष्टि, फिर देखिए यहाँ पे, अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एक मैं पूछ ही रहा था, ये आ ही गया, ठीक है। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, यही है न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला, ठीक है। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, यानी कि वो मतलब चुनाव के दौरान तक, जब तक कि चुनाव नहीं हुआ वो ये रहे, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। लोकसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश होता है वित्त विधेयक, ठीक। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार ये जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो PM से जानकारी ले सकते हैं, किसके तहत? 78 के तहत। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं नीलम संजीव रेड्डी, नाम याद रखिएगा, निर्विरोध चुने गए थे ये, ठीक है, सिर्फ एकमात्र। महाभियोग की कार्रवाई कौन सी, किस प्रकार की कार्रवाई है? तो ये अर्धन्यायिक है, न्यायिक और अर्धन्यायिक ऐसे होती है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं, किस में बात की गई है इनकी? अनुच्छेद 76 में बात की गई है, अनुच्छेद याद रखिएगा, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या होता है? तो इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो ये इसीलिए लिखा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पारिश्रमिक इनका क्या है? तो राशि संविधान में तय नहीं है, जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कि भैया आपको 1 लाख दिया जाएगा, 1.5 लाख दिया जाएगा, 2 लाख दिया जाएगा, जो भी है वो पारिश्रमिकी जो है वो कौन तय करता है? पारिश्रमिक वो राष्ट्रपति द्वारा तय होता है, ठीक है। भारत का ये सर्वोच्च व प्रथम विधि अधिकारी होता है, सलाहकार होता है। योग्यता क्या होनी चाहिए महान्यायवादी की? बहुत पूछता है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यता होती है वो योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति के पास, तभी वो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति कौन करता है? बता ही दिया हमने, राष्ट्रपति। विशेषाधिकार इसके क्या क्या होते हैं? याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में ये भाग ले सकता है, बोल सकता है, समितियों का समितियों का सदस्य बन सकता है। लेकिन देखिए वहाँ पे क्या है,
उपस्थित हो सकता है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। यानी कि आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं, वही अपना पक्ष मतलब सरकार का पक्ष, ठीक है। वहाँ पे आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन आप मत नहीं दे सकते। यानी कि किसी चीज़ पर अगर वहाँ पे मतदान हो रहा है, या जैसे कोई बिल आता है या कोई किसी चीज़ का, ठीक है, पारित विधेयक है, तो उस पर वो नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ और है कि जो समितियाँ होती हैं उनका भी ये सदस्य बन सकता है, तो ये भी याद रखिएगा, खास बात इसमें नहीं दिया हुआ है। महाधिवक्ता की बात करते हैं, एडवोकेट जनरल की, तो ये 165 अनुच्छेद 165 ये राज्य के लिए। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये एडवोकेट जनरल कहाँ होते हैं? राज्य में। प्रथम विधिक सलाहकार होता है राज्य का, वही सेम प्रोसीजर होता है लगभग, जो चीज़ें हैं वहाँ पे वो केंद्र के स्तर पर, वही ये राज्य पे हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा, योग्यता वहाँ पे उच्चतम न्यायालय था केंद्र के स्तर पे, और यहाँ पे उच्च न्यायालय है। कार्यकाल वही राष्ट्रपति के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार अटॉर्नी जनरल, ठीक है, यही होता है। महान्यायवादी का पद धारण करता है तो कौन? प्रसाद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदनों की कार्यवाही में शामिल हो तो सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। तो कौन, किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे महान्यायवादी की बात हो रही है, ठीक है। सीएजी की बात करते हैं अब। ये सीएजी महत्वपूर्ण पद है ये, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने सीएजी को जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया, ठीक है। ये कथन पूछा भी गया है कि किसने सीएजी को सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका नाम याद रखिएगा। 148 से लेकर 151 तक सीएजी की चर्चा की गई है, ठीक। केंद्र के लेखों की जांच करना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, राज्यपाल को राज्यों वाली रिपोर्ट सौंपता है, ठीक। वेतन तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है, और संचित नीति पर भारित होता है। संचित नीति पर भारित होता है का मतलब होता है कि आप नियुक्ति के बाद उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, मतलब प्लस नहीं वो नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, उसको घटा नहीं सकते, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तो दोनों दोनों में से जो भी पहले हो वही उनका कार्यकाल हो जाता है। अभी कौन है आप बताइएगा, ठीक है, नाम कमेंट करिएगा। क्या जीसी मुर्मू है? बताइएगा कमेंट करके। केवल लेखा परीक्षा है केंद्र सरकार के लिए, केवल लेखा परीक्षा है। और भी कार्य क्या है? राज्यों के लिए भी है, लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों करता है। केंद्र के लिए केवल लेखा परीक्षा है, लेकिन राज्यों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों करता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए इसमें, कुछ चीज़ें सीएजी के बारे में। राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन? तो विनियोग विधेयक, विनियोग लेखाओं पर, वित्त लेखाओं पर और सरकारी उपक्रमों पर। विनियोग, वित्त और सरकारी उपक्रम, ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसको आँख व कान कहा जाता है। ये जो है, जो लोक लेखा समिति होती है, पीएससी का ये गाइड भी होता है। ये पीएससी का गाइड कहा जाता है इसको। किसको? सीएजी को। पीएससी को, उसका मतलब पीएससी जो समिति होती है ना, लोक लेखा समिति, उसका ये गाइड भी होता है, और आँख और कान भी कहा जाता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन कहीं भी ये, मतलब इनको कोई पद नहीं दिया जा सकता दोबारा। जब एक बार मतलब सीएजी पे गए, उसके बाद आप उसके वहाँ से आप फिर कहीं और कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। कथन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, तो ये भीमराव अम्बेडकर का ही कथन है, याद रखिएगा, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवेदन किसको किसको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, देखिए। संघ के लेखाओं संबंधित, तो संघ वाला ये भैया राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रपति उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। किसी राज्य की लेखाओं संबंधी जो होते हैं वो वही सेम चीज़ है, राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल जो है वो विधानसभा जो है, राज्य की जो विधानसभा है, विधानमंडल है, उन पे वो उसको रखवाते हैं उनके समक्ष, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी लेखा परीक्षक प्रतिवेदन रिपोर्ट जांच करती है। तो कौन जांच करती है? ये जो सीएजी रिपोर्ट देती है उसकी जांच कौन करती है? तो ये पीएससी करती है, ठीक है। केंद्र सरकार के लेखांकन का कार्य सीएजी को अलग किया गया था, मतलब लेखांकन वाला, अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि राज्यों में तो लेखांकन और लेखा समीक्षा दोनों है ये, लेकिन यहाँ पे लेखांकन हटा दिया है। सिर्फ वो क्या करता है, यहाँ पे देखिए, आपको समझाया था ना मैंने अभी, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ लेखा परीक्षा करता है, लेकिन यहाँ पे राज्यों में देखिए
तो यहाँ पे लेखांकन भी करता है और लेखा परीक्षा भी करता है, दोनों करता है। तो ये जो लेखांकन वाला है ये कब हटाया गया था केंद्र के लिए, तो 1976 में हटाया गया था। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है ये, ठीक है, कि उसको 1976 में ये अलग कर दिया गया था। ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? उसी रीत से जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जिस विधि से हटाते हैं वही विधि इनको भी अपनाई जाती है हटाने में। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा, ठीक। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 148 याद रखिएगा। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो एडवोकेट जनरल ही होता है, वो 165 के तहत की जाती है उसकी नियुक्ति, ठीक। विविध देख लीजिए, भारत का विविध में क्या है भारत सरकार में। हाँ देखिए, भारत सरकार है उसमें तीन अंग हैं, जैसे ये एक विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका होगी। न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, ये एक दूसरे से जो है कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका हैं अलग अलग लेकिन कनेक्टेड हैं। तो विधायिका में देखिए राज्यसभा लोकसभा हो गए, 250 सीटें हैं, यहाँ 550 हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गए। न्यायालय में देखिए सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, ठीक है। तो ये क्रम बनता है इनका, ठीक, ऐसे है ना, ये क्रम बनता है। उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अभी कौन है उपराष्ट्रपति, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। उपराष्ट्रपति के बारे में देखिए, अर्हताएँ, प्रमुख अर्हताएँ क्या क्या होनी चाहिए। भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु हो, राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए उनके पास योग्यता होनी चाहिए, 4 लाख रुपए प्रति माह राज्यसभा के सभापति के रूप में, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति में उनको कोई वेतन नहीं मिलता है, जो उपराष्ट्रपति पद है उसके लिए उनको कोई वेतन नहीं मिलता है, उनको वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, 4 लाख रुपए प्रति माह, ठीक। निर्वाचक मंडल में इनके कौन कौन होते हैं, संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित और मनोनीत, अब यहाँ पे मनोनीत भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वाले में मैंने बताया था कि वहाँ पे सिर्फ निर्वाचित होते हैं, ठीक है, सिर्फ निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, याद रखिएगा। जो राज्य के विधानमंडल विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भी सिर्फ निर्वाचित वाले, ठीक, मनोनीत वाले नहीं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चुनाव होता है, गुप्त मतदान से होता है, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। बीच में अगर इनको इस्तीफा देना है, त्यागपत्र देना है, तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर हट सकते हैं अपने पद से। उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति, ठीक है। तो देखिए पद रिक्ति कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या है। उपराष्ट्रपति की मृत्यु से, स्वेच्छा से त्यागपत्र देने, मैंने बताया अभी, राष्ट्रपति को संबोधित कर सकते हैं हस्ताक्षर करके अपना, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है, ठीक। तो वो कैसे, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो है ये वहाँ के बहुमत से ये पारित किया जाए तो हटा सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव जो कि लोकसभा भी उस पर सहमति कर ले, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा में पारित हो गया तो हटा सकते हैं, नहीं, वो लोकसभा में भी पारित होना चाहिए, ठीक, उसमें सहमति होनी चाहिए लोकसभा की। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर तो हटते ही हैं, स्वेच्छा से भी हट सकते हैं, पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो भी हट सकते हैं, ठीक, तब पद ये रिक्त हो सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति देख लो भैया, कार्यकाल देख लो, बहुत पूछता है, कई बार मैचिंग में और कई बार आपसे क्रम पूछ लेता है, क्रोनोलॉजी, तो सब ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति कौन कौन है तो नाम याद रखिएगा। सबसे पहले ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1952 से 62 तक रहे, 10 साल। जैसे कि राष्ट्रपति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही कार्यकाल था, ये जो है उपराष्ट्रपति थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इतने ही कार्यकाल के लिए लगभग क्या इतने में ही थे, वो भी आपके राष्ट्रपति रहे 10 साल के लिए, और ये उपराष्ट्रपति रहे, ठीक। फिर उसके बाद 62 के बाद कौन आता है, जाकिर हुसैन, नाम याद रखिएगा। फिर तीसरे वी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, M हिदायतुल्ला, यानी कि वही जो CGI थे वो कुछ दिनों के लिए बने थे। फिर R वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, K कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, M वेंकैया नायडू, और अभी कौन है, जगदीप धनखड़। मैंने आपसे नाम पूछा था ना, तो ये यहाँ पे पता चल गया आपको, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इनका क्रम पूछ लेता है कई बार। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, VV गिरी,
इनका नाम याद रखिएगा, 3 का टॉप पे पहले, फिर ये बीच में याद रखिएगा आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, तो लगा ले जाएंगे अगर क्रोनोलॉजी वगैरह आई तो। देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भैया, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा कोई जो भी नियुक्त किया गया हो। भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया तो अमेरिका के तर्ज पे, यानी कि ये पद जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति को जिस पद के लिए वेतन नहीं मिलता, तो किस पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, वह है उपराष्ट्रपति के पद हेतु, मैंने बता दिया आपको। उसको जो वेतन मिलता है वो मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। वरीयता क्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद जो है वो राष्ट्रपति के बाद आता है, यानी पहले पे अगर प्रेसिडेंट हैं तो दूसरे नंबर पे ये वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। राष्ट्रपति की पदरिक्ति के दौरान उनके कृत्यों का निर्वहन का अधिकार किसको दिया है, तो भैया उपराष्ट्रपति ही जाएंगे, और कौन जाएगा, ठीक है, वही करते हैं कृत्यों का निर्वहन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखते हैं हम, ठीक। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात आ गई, तो इसमें देखिए कौन कौन होता है, क्या क्या होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री तो प्रमुख होता ही है मंत्रिपरिषद का, ठीक है। उसमें 3-4 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्रिमंडलीय सदस्य हैं। फिर एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री। तो ये याद रखिएगा, कैबिनेट, उप मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक। तो ये याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, संसद अगर लिखा जाए कहीं पे, मान लो आपको एक वाक्य लिखे, कैसे लिखे वाक्य कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। तो अगर पूछे कि क्या ये गलत है या सही है, तो आप गलत लगा के आइएगा इसको, क्योंकि क्लियर कट आपको बताया गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व इसका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति बनता है, ठीक है। कभी भी संसद में दोनों आ जाते हैं, राज्यसभा लोकसभा, जबकि राज्यसभा के प्रति नहीं बनती है इसकी, ठीक। राष्ट्रपति को सहायता देना इसका कार्य है। आकार क्या होता है इसका, तो कुल जो सदस्य संख्या होती है लोकसभा की, उसके 15% जो है इसमें मंत्री हो सकते हैं। ये कब निर्धारित किया गया, पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये निर्धारित किया गया है 2003 में, ठीक है। जब वाजपेयी जी की सरकार थी उसी समय ये निर्धारित किया गया था कि 15% से अधिक नहीं कर सकते आप, ठीक। उससे कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। प्रमुख बैठकें और अध्यक्षता कौन करता है इसकी, तो मैक्सिमम टाइम पे यही करते हैं, जब रहते हैं तो यही करते हैं। केंद्र में मंत्रालयों की संख्या, तो जब 15 अगस्त 1947 को 18 मंत्रालय थे उस समय, लेकिन अभी अगर देखें तो 52 मंत्रालय हैं लगभग वर्तमान में, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रधानमंत्री व अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो भैया राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, पीएम करते हैं। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना कितने दिनों तक मंत्री बना रह सकता है, तो 6 माह तक उसको नियुक्ति दिया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन 6 माह बाद अगर वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी का सदस्य नहीं बन पाता है तो वो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। ये 352 क्या है, तो ये आपातकाल वाला है, ये ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज को क्या कहते हैं, श्वेत पत्र कहते हैं, ठीक। परीक्षा दृष्टि देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो कहाँ, सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, याद रखिएगा, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है, ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। लाने के लिए आवश्यक लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 50, इससे कम नहीं हो सकते, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और वित्त मंत्री कौन थे, आर.के. षणमुखम चेट्टी। दोनों पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। वित्त मंत्री तो शायद कई बार पूछा गया है, इसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) का जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था ये, तो ये 91st अमेंडमेंट हुआ था जो 2003 में। इसी में बताया गया था कि 15% से अधिक जो है वो नहीं हो सकते हैं जो मंत्रिपरिषद बनेगी, वो कुल सदस्य संख्या चाहे वो राज्यों की हो या केंद्र की हो,
उसकी 15% से अधिक नहीं बन सकते मंत्री। ठीक है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी किया गया किस में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये बोला गया कि कैबिनेट जो बोलेगी उसको राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसको कि 1944 में फिर चेंज किया गया जब जनता पार्टी वाली सरकार बनी थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि मतलब संशोधन किया इसमें और बोला कि नहीं, उनको अगर कोई विधेयक है या कुछ ऐसी चीज़ है तो वो एक बार रिटर्न कर सकते हैं वो। ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखिए कुछ 74(1) में क्या है? तो ये राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की इसमें बात कही गई है। इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो ये अनुच्छेद 74(1) याद रखना। ये किसके लिए है? मंत्रिपरिषद के लिए है, जो कि प्रेसिडेंट को सहायता प्रदान करेगी। और उसका प्रमुख कौन होगा मंत्रिपरिषद का? ये होगा प्रधानमंत्री। इसी के तहत नियुक्ति भी करता है ये। 74(2) में देखिए, राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। यानी कि अभी जो मंत्रिपरिषद है, ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद ने कुछ सलाह दिया राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उस सलाह की जांच जो है वो कोई उच्च न्यायालय में कोई PIL दाखिल कर दे कि भैया मंत्रिपरिषद क्या सलाह दी है तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 75(1) में क्या है? तो 2 में वो हो गया। 75(1) में है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री की जाती है। 75(1) में मंत्रिपरिषद एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। 75(1) में ही प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति है और इसी में है अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री करेगा वो, और प्रधानमंत्री बताएगा कि ये हमारे मंत्री होंगे, ये हमारे सिपह सालार होंगे। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 75(1) का में क्या है? तो उसमें है मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए लोकसभा के। वो बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, 75(1) का में कब जुड़ा था ये? तो 91st अमेंडमेंट जो हुआ था कब? 2003 में, उसी से। ठीक, चलिए। अनुच्छेद 75(2) में क्या है? तो मंत्री पद पर बने रहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। याद रखिएगा, ये किस में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 75(2) में है। ये पूछता है ये कि प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, ये किस में दिया गया है? तो 75(2) में दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अनुच्छेद 75(3) में देखिए क्या है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। बस ध्यान रखना, लोकसभा के। ये 75(3) में है। 1, 2, 3 और 1 का, ये सब याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अनुच्छेद 75(4) में क्या दिया है? तो पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, ये 75(4) में है। 78 में क्या है? इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 78 में। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन होता है ये। ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव। ठीक है, इसका पदेन अध्यक्ष जो है ये सिविल सर्विसेज जो बोर्ड होता है, सिविल सर्विसेज का एक बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कैबिनेट सचिव होता है। टॉप मोस्ट यही होता है। ठीक है, कैबिनेट सचिव। ठीक, प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री अनुच्छेद 75(5) के अंतर्गत संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसको, मतलब अनिवार्य है होना, ये तो बोला गया है। और अगर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर जो है वो बनना पड़ेगा संसद का सदस्य, चाहे राज्यसभा का चाहे उसका लोकसभा का। पद हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो जाहिर सी बात है वो 25 वर्ष का नहीं होगा तो लड़ ही नहीं सकता वो लोकसभा में या राज्यसभा में। राज्यसभा में तो 30 होनी चाहिए, इसमें 25 है। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इसमें आगे और क्या क्या है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, उसी को देगा। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद क्या कहलाती है? तो कैबिनेट कहलाती है, मंत्रिमंडल। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का प्रमुख कौन होता है या अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख नहीं, अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं CSIR के। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही की हुई मानी जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के नाम से होती है ये, और 77(1) के अंतर्गत, ये 77(1) के अंतर्गत। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अभी मैंने बता दिया, कैबिनेट सचिव। अभी बताइएगा कमेंट करके कैबिनेट सचिव कौन है, अभी कमेंट करिएगा आप लोग। देखते हैं आपका करंट कितना अच्छा है, अभी हाल फिलहाल में ही चेंज हुए हैं। राष्ट्रपति को शक्तियाँ मिली हैं तो मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की, तो ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, 44वें संविधान संशोधन में ये संशोधन किया गया था कि भाई एक बार भेज सकते हो आप पुनर्विचार के लिए। ठीक,
वरीयता क्रम देख लीजिए कैसे कैसे क्या क्या है। तो केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों का पदक्रम देख लीजिए। अधिसूचना ये कब जारी हुई थी? तो 26 जुलाई 1979 को जारी हुई थी ये। और इसका प्रयोग जो है वो राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। भाई कोई कब आ रहा है, कोई कब आएगा, कौन कब जाएगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है और वहाँ पे बड़े बड़े जो संवैधानिक पद वाले लोग हैं अगर वो आ रहे हैं तो उनके लिए वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि पहले कौन आएगा, कौन कहाँ बैठेगा, कैसे किसका क्या वो है, तो वो सारी चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं और वो इसी हिसाब से। तो देखिए इसमें सबसे जो टॉप मोस्ट है वो आपको पता है राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं पाँचवें पे, 5 काम में उप प्रधानमंत्री, 6 में ये भारत के मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं 6 में, और इसी में लोकसभा अध्यक्ष 6वें नंबर पे 2-3 लोग आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और ये सब ये इसी में आते हैं सब, ठीक है। 7 में देखिए केंद्र सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो 7वें स्थान पे आते हैं। 7वें पे और कई लोग हैं जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री और ये लगभग बराबर ही होते हैं, ठीक है। विपक्ष के नेता लोकसभा और राज्यसभा में इनका भी वो कैबिनेट का दर्जा रहता है। नीति आयोग के अध्यक्ष भी, उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहता है, और भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री हैं उनको, तो ये 7वें पे आते हैं सब। 7 काम में कौन आता है? जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया हो वो इसमें आते हैं, 7 काम में आते हैं, ठीक। तो वो भी याद रखिएगा। चलिए देखिए इसमें और भी देखते हैं। 8वें में भारत के विदेश, एक मिनट, भारत के जो विदेशों से असाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदूत और ये सब रहते हैं, ये सब राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, ये 8वें स्थान पे आते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 9वें नंबर पे आते हैं ये। 9 काम में ये संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक। ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 10वें पे ये आते हैं उपसभापति, उपाध्यक्ष, ठीक है, ये सब हैं, नीति आयोग के सदस्य वगैरह। तो ये है, पढ़ लीजिएगा, शुरुआत वाले ये ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब हैं, बाकी एक बार देख लेंगे तो मान लीजिए पूछता भी है क्रम लगाने के लिए तो लगा लीजिएगा उसको आप, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 2-3 बार देखेंगे तभी उसको समझ में आएगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, वहाँ तक बता ही दिया मैंने, इनको भी देख लीजिए आप, ठीक। चलिए देखिए शासन प्रणाली, देखिए तो 2 प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित है, ठीक है। अगर हम मतलब लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में ये 2 प्रकार की शासन प्रणाली है। एक तो संसदीय होती है जो कि अपने भारत में है, ब्रिटेन में है, ये सब में संसदीय प्रणाली है, और एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली। दोनों में अंतर कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे बहुमत, यहाँ पे संसदीय में बहुमत जिसके पास है, ठीक है, वो शासन करता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अध्यक्ष व विधायिका के सदस्य का पृथक पृथक निर्वाचन होता है एक निश्चित अवधि के लिए। यानी यहाँ पे क्या होगा, संसद में आप अपने यहाँ जो है देखते होंगे आप, चुनाव होता है, आप संसद के लिए जो सांसद होते हैं, खड़े होते हैं व्यक्ति, उनको जिताते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने से ही बीच से एक बंदे को नियुक्त करते हैं नेता, और उसको पीएम बनाते हैं, ठीक है, वो होता है प्रमुख, इस तरीके से। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ अध्यक्ष जो होगा, प्रेसिडेंट, अभी देखिए आप अमेरिका की बात करें अगर अध्यक्षीय प्रणाली में, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब, तो अगर अमेरिका में बात करें, अभी अमेरिका में चुनाव होने वाला है, तो आपने देखा होगा कि जो बाइडन और दूसरे वो कौन है, ठीक है, जो बाइडन के साथ इनका क्या है, आपस में वो चल रहा है, डायरेक्ट चुनाव के लिए बहस चलती है इनकी आपस में, बोलते हैं ना कि आर्गूमेंट, वो होता है, बहस होती है, यानी कि एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, कुछ चीज़ वो पूछेंगे, वो उसका जवाब दिया, उसमें कुछ चीज़ वो पूछेंगे, मतलब एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए तो वही चीज़ है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पे प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है और मेन वो होता है, यहाँ पे जो है एकल सदस्यता होती है, यहाँ दोहरी होती है। यहाँ दोहरी का मतलब ये हुआ कि वही विधायिका में भी होता है, ठीक है, और वही आगे आपका कार्यपालिका में भी बैठता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। निम्न सदन का यहाँ विघटन होता है, निम्न सदन का विघटन यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे शक्तियों का यहाँ पे पृथक्करण होता है, यानी प्रेसिडेंट की अलग पावर होती है, और जो चुने वाले हैं यहाँ पे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार देख लीजिएगा। मेंस के हिसाब से ये पूछ सकता है कि संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप इसको बढ़िया से लिख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार, बढ़िया चीज़ है, ये पूछ सकता है, ठीक। संसदीय प्रणाली की सरकार देखिए, तो कार्यपालिका ये अपने नीति एवं कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, ठीक। संसदीय प्रणाली की सरकार, अन्य नाम क्या है इसके, तो मंत्रिमंडलीय सरकार, उत्तरदायी सरकार, वेस्टमिंस्टर सरकार प्रणाली, ठीक।
तो ये भी याद रखिएगा। वेस्टमिंस्टर प्रणाली, दोनों याद रखिएगा। अब देखते हैं संसदीय सरकार की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, गोपनीयता, लोकसभा का विघटन, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, दोहरी सदस्यता, संवैधानिक अध्यक्षता। संवैधानिक अध्यक्ष नाम मात्र का होता है जैसे प्रेसिडेंट, और कार्यपालिका अध्यक्ष होता है जैसे प्रधानमंत्री, ये ठीक है। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, ये हो गया। संसदीय प्रणाली में गुण और दोष भी हैं, कुछ गुण भी हैं तो कुछ दोष भी हैं। देखिए जैसे गुण देख लीजिए पहले, तो गुण में आप देखिए विधायिका और कार्यपालिका में तारतम्य बना रहता है, ठीक। और उत्तरदायी सरकार रहती है, तानाशाही को रोकती है, वैकल्पिक सरकार उपस्थित होती है, व्यापक और विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व होता है। दोष क्या हैं इसके, तो अस्थायी होती है, क्योंकि आप देखिए बहुत जगहों पे आप देखते होंगे ना कि मतलब बहुमत एक दूसरे में ऐसा कुछ हो जाता है कि पार्टी टूट जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुमत चला गया और फिर सरकार गिर गई। नीतियों की निरंतरता है वो बाधित होती है, ठीक है। आपको जो गठबंधन की सरकार होगी या जिस ऐसे चलेगी तो उसमें आपको अपने जो सहयोगी दल हैं उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। निरपेक्ष बहुमत तानाशाही को जन्म दे सकता है, यानी कि अगर आप देखें कि अगर आपको बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं तो आप अपने हिसाब से फिर मनमानी ढंग से काम करेंगे, आपको जो मर्ज़ में आएगा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो तानाशाही को जन्म दे सकती है, ठीक। शक्तियों का पृथक्करण पूर्ण रूपेण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये संसदीय प्रणाली के जो गुण और दोष हैं इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस का भी पॉइंट है, ठीक है। मेंस का भी पॉइंट है, पूछ सकता है, ये आ सकता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से। ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है, ठीक है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में राजतंत्रीय प्रणाली है, ठीक है। आपको पता है कि वहाँ पे एक मतलब राजा होता है, वहाँ पे क्वीन होगा या किंग होगा, कोई होगा, ठीक है। वो होता है जैसे कि अपने यहाँ राष्ट्रपति हैं उसी के, लेकिन वहाँ पे राजतंत्रीय प्रणाली। संसदीय संप्रभुता वहाँ पे और उसकी सर्वोच्चता है। कहने का मतलब अगर वहाँ पे, ठीक है, किसी ने ब्रिटिश संसद के बारे में कहा है, मुझे वो राजनीतिज्ञ का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वक्तव्य याद आ रहा है कि ब्रिटिश संसद जो है वो स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, ये मतलब नहीं कर सकता है, बना सकता है, बाकी वो कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब उसकी इतनी पावर है, उसकी इतनी संप्रभुता है, ठीक है। उसमें वो ये जो राजा होंगे या जो भी होगा वो कुछ नहीं कर पाता है। प्रधानमंत्री निम्न सदन का सदस्य होता है वहाँ पे, और विधिक उत्तरदायित्व ये। और भारतीय में क्या क्या है, तो भारतीय में गणतंत्र प्रणाली है, आपको पता है, ठीक है। गणतंत्र प्रणाली का मतलब होता है कि यहाँ पे जो अध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा राष्ट्र का, ठीक है, यानी कि जो अपने राष्ट्रपति हैं वो उनका चुनाव होता है। वो ऐसा नहीं है कि राजतंत्रीय प्रणाली है कि भैया इनके जो एक बार सेलेक्ट हुए उनकी फिर बच्चे ही चल रहे हैं या उनके जो आगे वाली जनरेशन है वही चल रही है। राजाओं में तो यही होता है ना राजतंत्र में, कि उनकी जो आगे की पीढ़ियां हैं वही बनती चली जाती हैं, ठीक। संविधान की सर्वोच्चता है, वहाँ पे संसद की सर्वोच्चता और संभवता है, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक। यानी कि संविधान सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन वहाँ पे नहीं हो सकता, वहाँ पे निम्न सदन का होता है। मंत्रियों की जो विधिक उत्तरदायित्व यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए विधिक उत्तरदायित्व है, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब आपको प्री और मेंस दोनों में पूछ सकता है। तो जो चीज़ मैंने अभी बताई वो दोनों में आ सकते हैं। संसद के बारे में देखते हैं हम लोग, संसद, ठीक। तो संसद के बारे में देखिए, अनुच्छेद 79 में संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक। संसद के अंग ये देखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। राज्यसभा में उच्च सदन कहा जाता है और ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है इसका, ठीक। लोकसभा ये निम्न सदन है और 81 अनुच्छेद भी याद रखिएगा, 81। संवैधानिक प्रावधान ये देख लीजिए, अगर संसद की बात करें तो भाग 5 अध्याय 2 79 से लेकर के 122 तक, ठीक है, ये अनुच्छेद है संसद के लिए, इसी में सारी चीज़ें वर्णित हैं। कार्य जो है केंद्र स्तर पर विधि निर्माण, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की प्रथम बैठक देख लेते हैं, कब हुई, कैसी हुई, क्या हुई। तो पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी, याद रखिएगा। राष्ट्रपति इसका सत्र आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं और विघटन करते हैं। विघटन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे बहुमत समाप्त हो गया, बहुमत मतलब किसी एक पार्टी का नहीं है तो उसको वो विघटित भी कर सकते हैं, चुनाव की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। और यदि मान लीजिए बहुमत है भी तो प्रधानमंत्री अगर पीएम अगर बोलेंगे
राष्ट्रपति को लिख के देंगे, मतलब जाके बोलेंगे विघटित कर दीजिए लोकसभा को, तो लोकसभा जो है वो विघटित हो जाएगी। अभी आप बताइएगा, करंट में ऐसा एक उदाहरण देखने को मिला राज्य के बारे में, राज्य ने ऐसा किया अभी, तो आप बताइएगा वो कौन सा राज्य है, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है वहाँ पे, ठीक है, उस राज्य में। तो बताइएगा आप कमेंट करके, अभी हाल ही फिलहाल में एकदम ताज़ा ताज़ा देखिए प्रथम अध्यक्ष इसके कौन रहे हैं, तो ये जीवी मावलंकर रहे हैं, इनका नाम याद रखिएगा। वर्तमान कौन है, ओम बिरला ही है, पिछले 2 बार से रह रहे हैं ये, ठीक। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, दूसरी आप कमेंट करके बताएंगे हमें कौन थी। सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इसका स्थगन करता है। 17 आहूत, 17 अवसान और विघटन, यानी कि आहूत करना या उसको समाप्त करना या विघटन करना लोकसभा का वो कार्य है राष्ट्रपति का, लेकिन स्थगन करता ये है लोकसभा। बोलते हैं ना कि स्थगित कर दी जा रही है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, तो वो सारी चीज़ें लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखिए लोकसभा की सीटों की संख्या देख लेते हैं हम लोग। अधिकतम प्रावधान 550 है, राज्यों से 530 चुन कर आते हैं और संघ क्षेत्रों के लिए 20, ठीक, तो ये याद रखिएगा। वर्तमान में 543 हैं टोटल, उनमें से 524 जो है वो राज्यों से चुने जाते हैं और 19 जो है वो संघ क्षेत्रों से, ठीक, तो ये याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, ठीक है, अब नहीं कर सकता, कर सकता था, याद रखिएगा। ये 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक। 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया इसको, तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। वर्तमान में 17वीं लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, ये तो मतलब वर्तमान मतलब ये तो समाप्त हो गई, इसको छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। इनमें 2 का किया गया है जिनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा, तो ये हो सकता है समाप्त हो गया, जो अब चूँकि 18वीं लोकसभा हो गई शुरू, ठीक है, तो ये ख़त्म ही हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए अब तो 18वीं हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए कुछ फटाफट। देखिए भारत के राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में मात्र 3 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि राज्यसभा में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। लोकसभा का स्थगन करता है, अभी पढ़ लिया हमने ऊपर। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है भैया। तो ये याद रखना कि स्थगन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। प्रतिवर्ष लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने आवश्यक है, ठीक है, इनमें मतलब 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता है तो न्यूनतम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए, तो 1/10वां भाग, ठीक। जो अभी अगर बात करें हम नेता प्रतिपक्ष की, सदन में अगर बात करें विपक्षी दल के लिए जो है मुख्य विपक्षी दल, तो ये अभी जैसे कांग्रेस है तो उसमें नेता प्रतिपक्ष कौन है अभी? राहुल गांधी जी, ठीक है। तो राहुल गांधी अभी बने हुए हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का एक पूरा मतलब वो दर्जा दिया जाता है। वो सारी चीज़ें जो कैबिनेट, एक जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट जो मंत्री होता है, जितनी सुविधाएं जो भी चीज़ें उसको मिलती हैं वही जो है वो उनको भी मिलती हैं जो विपक्ष का नेता होता है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था, पहला चुनाव जो हुआ था, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य और याद रखिएगा, सदन के अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने को कह सकता है, यानी कि आपको बिठा सकता है, ये बोलेगा ये बैठ जाइए, यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं उसको, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, यील्डिंग द फ्लोर। विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति किसके पास है? तो ये लोकसभा को ही है। लेखा अनुदान जो कि अनुच्छेद 116 है, उसके अंतर्गत ये लेखा अनुदान ले सकते हैं, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट उसको बोलते हैं। लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन देखिए प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पे होता है, आप लोगों ने भी किया होगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा इसकी जो मताधिकार की जो आयु है वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन है ये? 61वां 1988 में हुआ था, ठीक। भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु उसकी 25 वर्ष हो। सीटों का आवंटन कैसे होता है? तो ये जनसंख्या के आधार पे 1971 की जनसंख्या अभी भी चल रही है, ठीक। अभी जो नेक्स्ट वाली होगी शायद उसमें फिर कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। और ये 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, उस समय ये निर्धारित कर दिया गया था कि 2026 तक वही चलेगा, ठीक है। विशेष तथ्य देखिए कुछ, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं अनुच्छेद 330 के तहत। 70 वर्ष के पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति अनुच्छेद 334 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 तक के लिए मतलब बढ़ाया गया है ये, ठीक है, याद रखिएगा भैया। ये मैंने बता ही दिया, ये 104 वाला, ठीक है। इसमें एक तो वो हुआ था जो एंग्लो इंडियन वाला था वो समाप्त किया गया,
और इसी के जरिए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की जो समय सीमा है वो 10 वर्षों के लिए, अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी, 2020 से लेकर 2030 तक के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है ये। ठीक, और देखिए इसमें लोकसभा के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये 83(2) के अनुसार लोकसभा का जो कार्यकाल है प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। ये किस में दिया गया है? अगर लोकसभा का बोला जाए कि भाई कितने कार्यकाल तक, तो ये 83(2) में दिया गया है, अनुच्छेद 83(2) में 5 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री के परामर्श पर अवधि से पूर्व राष्ट्रपति इसको भंग भी कर सकता है, मैंने बता दिया था आपको। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, उसमें अगर मान लीजिए आपातकाल लगा हुआ हो तो एक बार में 1 वर्ष के लिए इस लोकसभा की जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। संसद ने संसद सदस्यों हेतु वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 बनाया। वेतन भत्ते ये वर्तमान में 1 लाख रुपया प्रतिमाह वेतन निर्धारित है ये संसद सदस्यों के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा। संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 99 में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उनका जो कहाँ पे दिया गया है, ये 99 में। शपथ में क्या है ये, तो ये यही है, इसमें जो प्रत्येक सदन का सदस्य अपने स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा कार्य के लिए नियुक्ति या किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ये अनुसूची 3 में दिया गया है, ये प्रारूप कहाँ दिया गया है, 3 में। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम जो होता है वो जो कुल संख्या होती है उसका 1/10 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा, वही जो मैंने बताया कि भैया वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। अधिवेशन देखो, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक है उसके बीच में 6 महीने का अंतर, उससे कम मतलब ज़्यादा ना हो। ठीक है, उसके अंदर में ही हो जाना चाहिए। तो वैसे भी आपने देखा होगा 3 बैठकें होती हैं, एक शीतकालीन होती है, ठीक है, जो अभी होगी थोड़े दिन बाद, देखिएगा अभी शुरू हो जाएगा शीतकालीन। इससे पहले जो वो होती है ना वर्षा वाली, ठीक है, वर्षा में मानसून जिसको बोलते हैं, मानसून सत्र। ठीक है, और उससे पहले जो होती है जैसे शुरुआत में ही, जब साल के शुरुआत में, तो उसमें क्या होता है वो बजट सत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 सत्र तो मिनिमम है, और कभी कभी विशेष सत्र भी बुलाया जाता है। आपको याद होगा कि संसद जो जब नई संसद बनी थी, संसद भवन का उद्घाटन करना था, तो याद होगा आपको मई में बैठक बुलाई गई थी। ठीक, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो उस तरीके से भी बैठक बुलाई जाती है, अगर कुछ ऐसा एक्सट्रीम इमरजेंसी हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो विशेष सत्र भी बुलाया जाता है। गणपूर्ति मैंने बता ही दिया, 1/10 टोटल संख्या। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये अनुच्छेद 103 में ये वर्णित है, तो ये याद रखना। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। लोकसभा अपने अध्यक्ष को चुनती है, अपने सदस्यों में से किसी को, जो प्रथम बैठक के बाद शीघ्र जब भी है कर देती, चुन लेती है। चुनाव की तिथि जो है वो कौन तय करता है, संसद। कई बार कंफ्यूज करने के लिए होता है कि चुनाव तिथि जो है वो राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन संसद ही तय करती है। ठीक, पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। जैसे अगर कोई है, मान लो उसको पद से हटाना है, तो उसको हटाने के लिए कुल सदस्य संख्या के बहुमत से उसको हटाया जा सकता है, और उसे लाने के लिए जो प्रस्ताव है उसको 14 दिन पूर्व आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी लोकसभा को। जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर जो भी हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा 14 दिन पहले कि भैया हम आपके खिलाफ ये चीज़ें ये करने वाले हैं, तो वो 14 डेज़ बिफोर आपको बताना पड़ेगा। इनकी शक्तियाँ और दायित्व देख लेते हैं। सदन के नेता के निवेदन पर ये गुप्त बैठक की अनुमति देते हैं। सदन के भीतर संविधान का निर्णायक व्याख्याकार भी हो सकता है ये। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यही करते हैं। अध्यक्ष किसके किसके हो सकते हैं ये, कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति, सामान्य प्रायोजन समिति, ये सभी के अध्यक्ष हो सकते हैं। भारतीय संसदीय दल का ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक, कहीं भी अगर इस तरीके की कोई बैठक होती है तो अध्यक्षता यही करते हैं। अनुसूची 10 के अंतर्गत अयोग्यता के मामलों पर निर्णय यही लेते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए जो सत्ताधारी दल होता है वो स्पीकर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्पीकर अगर आपका विपक्षी दल का हो गया तो फिर आपकी चलेगी नहीं। ठीक है, देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण पद है ये, इसीलिए मारामारी होती है। ठीक, तो नॉर्मली होता यही है कि जो सत्ताधारी दल है वो उसी का व्यक्ति जो है वहाँ पे बैठता है। ऐसा रेयरली ही कभी हुआ होगा, बाकी हमेशा यही होता है, चाहे वो विधानसभा मतलब राज्यों में हो या केंद्र में हो। लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की जो न्यायिक समीक्षा है वो की जा सकती है, याद रखिएगा। ये कियोतो होलोहन बनाम ये जा चिल्हू वर्ष 1992 में हुआ था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि ऐसा नहीं है कि अगर अध्यक्ष ने
कोई निर्णय दे दिया, किसी को अयोग्य घोषित कर दिया, तो उसके निर्णय की समीक्षा नहीं हो सकती है। ठीक, तो याद रखिएगा। सेंटेंस में पूछ सकता है कि इसकी समीक्षा हो सकती है, तो बोलो हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक, देखिए केंद्रीय विधानसभा में देखिए ये विट्ठल भाई पटेल 1925 में ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने थे ये। अनुच्छेद 93 के अनुसार अभी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तुलनात्मक अध्ययन देख लीजिए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनता है ये। ठीक है, वैसे बहुत बड़ा हो रहा है, यहीं तक रखते हैं इसको। इसके बाद देखिए कितने पेज हैं अभी, बहुत सारे पेज हैं, तो बस यहीं तक रखेंगे। तो ये पढ़ लेते हैं बस ये, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं बस। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी शपथ लोकसभा सदस्य के रूप में लेते हैं, ना कि अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के रूप में, ये याद रखिएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व आपको सूचना देना पड़ेगा। अध्यक्ष की नियुक्ति सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। अनुपस्थिति में, अगर अध्यक्ष नहीं है, स्पीकर नहीं है, तो जो डिप्टी स्पीकर होगा वो सारा काम करेगा। वो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, बल्कि वह प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तो कई बार ये वाक्य में दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लोकसभा में उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के अधीन होते हैं, ये अगर दे दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य तो वही संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्षता करना, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, शांति बनाए रखना सदन में, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करना, ठीक है, उस पर निर्णय लेना, ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है, महत्वपूर्ण चीज़ है या नहीं है, उसका निर्धारण करना। तो ये सारे कार्य जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद में या राज्य विधानमंडल में जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, सभापति होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आप कभी अगर आपको समय मिले तो इनकी कार्रवाई वगैरह देखा करिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। पॉलिटी से 15 से 20 प्रश्न आते हैं लगभग एवरेज, और अगर आपका पॉलिटी सही होता है, सही हो जाए प्रश्न, तो यकीन मानिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आप बहुत ईजिली कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत में बहुत आसानी से इसमें आप 100% आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।